आज के इस एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में से एक ताजमहल की सतह के नीचे आज हम झांकने वाले हैं। हम अक्सर इतिहास को सिर्फ पुरानी कहानियों की तरह देखते हैं, है ना? लेकिन आज हम उन ठोस तथ्यों, विज्ञान और उस कमाल के इंजीनियरिंग को डिकोड करेंगे जिन्होंने इस अजूबे को हकीकत बनाया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस तस्वीर को देखिए। इसे देखते ही दिमाग में क्या आता है? एक सम्राट का गहरा दुख और उससे निकला एक बेहद खूबसूरत मकबरा। सही कहा ना? 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा मुमताज महल की याद में बनवाई गई ये सफेद संगमरमर की इमारत पूरी दुनिया में प्यार का अल्टीमेट सिंबल मानी जाती है। लेकिन कहानी का सिर्फ यही एक पहलू नहीं है। सतह के नीचे बहुत कुछ ऐसा है जो आमतौर पर नजर नहीं आता। और यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सच में सिर्फ प्यार की निशानी है या फिर विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक ऐसा मास्टर क्लास है जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। आज हम उन सारी पुरानी बातों को चुनौती देने वाले हैं जो हमने अब तक सुनी है। इसके पीछे का लॉजिस्टिक सपोर्ट, ऑप्टिकल साइंस और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन सच में किसी भी मॉडर्न इंजीनियरिंग मार्वल से कम नहीं है। तो इस एक्सप्लेनर में हम इन 6 खास टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला, स्वर्ग की परिकल्पना। दूसरा, एक साम्राज्य का काम। तीसरा, तत्वों पर नियंत्रण। चौथा, असंभव की इंजीनियरिंग। पांचवां, खगोल विज्ञान और समरूपता। और आखिर में रंग का विज्ञान। सेक्शन 1, स्वर्ग की परिकल्पना, प्रेरणा और लेआउट। 1631 में मुमताज महल के गुजर जाने के बाद शाहजहां का दुख एक बहुत बड़ी आर्किटेक्चरल महत्वाकांक्षा में बदल गया। उनका मकसद धरती पर स्वर्ग का एक रूप बनाना था। ये सिर्फ ईंट पत्थरों की इमारत नहीं थी, ये एक ऐसा विजन था जिसमें इस्लामिक, पर्शियन और इंडियन आर्किटेक्चर के सबसे बेहतरीन हिस्सों को मिलाकर एक परफेक्ट डिज़ाइन तैयार करना था। अब इस 4 बाग लेआउट को समझना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बनाया गया था, ये एक तरह से एक्सिस मुंडी यानी ब्रह्मांडीय धुरी का काम करता है, जो स्वर्ग और धरती को आपस में जोड़ता है। इस पूरे डिज़ाइन में नंबर 4 का बहुत बड़ा रोल है। ये समरूपता, बैलेंस और परफेक्शन को दिखाता है। ये वो सटीक जियोमेट्रिक बैलेंस है जो इस पूरी जगह को एक बेहद पवित्र और ख़ास मतलब देता है। सेक्शन 2, एक साम्राज्य का काम, विशाल स्तर पर रसद। डिज़ाइन तो बन गया, लेकिन अब बात करते हैं इसे सच करने की। इस प्रोजेक्ट का स्केल इतना विशाल था कि पूरे साम्राज्य के रिसोर्सेज को इसमें झोंकना पड़ा। सोचिए, सबसे मुख्य चीज, एकदम शुद्ध मकराना संगमरमर 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर राजस्थान की खदानों से लाया गया था। और सिर्फ यही नहीं, तिब्बत, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसी दूरदराज की जगहों से भी बेशकीमती पत्थर मंगवाए गए थे। और ये नंबर 20,000, ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। पूरे साम्राज्य और सेंट्रल एशिया से 20,000 से भी ज्यादा स्किल्ड कारीगरों, पत्थर काटने वालों और मजदूरों की फौज को काम पर लगाया गया था। और उन भारी भरकम संगमरमर के पत्थरों को इतनी दूर से लाने के लिए 1,000 हाथियों का पूरा फ्लीट इस्तेमाल किया गया था। जरा सोचिए, 17वीं सदी में इस लेवल का लॉजिस्टिक ऑपरेशन। लेकिन यहाँ इतिहास के एक अलग पहलू को भी देखना जरूरी है। एक तरफ हम इसे एक पति के अमर प्रेम और समर्पण के तौर पर देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐतिहासिक सच्चाई ये भी है कि इस विशाल निर्माण में बहुत बड़ी संख्या में दास श्रमिकों का इस्तेमाल हुआ था। और तो और 20 साल तक चले इस भारी भरकम प्रोजेक्ट ने मुगल खजाने को लगभग खाली कर दिया था। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो इस शानदार इमारत की चमक के साथ साथ चलती है। इस 22 साल के लंबे और थका देने वाले सफर को आप इन 4 अलग अलग चरणों में देख सकते हैं। और हाँ, यहाँ एक बहुत मशहूर मिथक को क्लियर करना जरूरी है। वो कहानी कि काम पूरा होने के बाद मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे, वो पूरी तरह से गलत है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड साफ बताते हैं कि इनमें से कई कारीगरों ने बाद में मुगलों के दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी बाकायदा काम किया था। सेक्शन 3, तत्वों पर नियंत्रण, यमुना नदी को वश में करना। अब आते हैं निर्माण की सबसे बड़ी चुनौती पर, यानी इसकी लोकेशन। ताजमहल बिल्कुल यमुना नदी के किनारे बसा है। जगह तो खूबसूरत है, लेकिन एक अस्थिर नदी तट और हर साल आने वाली बाढ़ के खतरे को देखते हुए इतनी भारी इमारत बनाना बहुत बड़ा रिस्क था। और यहीं पर इंजीनियरों का असली जादू देखने को मिलता है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है
कि इन इंजीनियरों ने एक बहुत ही क्रांतिकारी वेल फाउंडेशन यानी कुआं नींव प्रणाली का इस्तेमाल किया। उन्होंने गहरे कुएं खोदे, उन्हें पत्थरों और लकड़ी से भर दिया और एक ऐसा सुपर सॉलिड बेस तैयार किया जिसने 35,000 टन वजनी इस पूरी इमारत को सदियों तक धंसने और बाढ़ के पानी से बचाए रखा है। ये अपने आप में कमाल है। सेक्शन 4 असंभव की इंजीनियरिंग, भूकंप और प्रकाशिकी। नींव मजबूत हो गई, लेकिन अब इसके ऊपरी हिस्से को टिकाऊ बनाने का चैलेंज था। इसके लिए बहुत ही एडवांस्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की जरूरत थी, जैसे कि वजन कम रखने के लिए एक हल्का डबल शेल गुंबद बनाया गया और पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए लचीले लोहे के डॉवल्स का इस्तेमाल किया गया, जो तापमान बदलने पर भी इमारत को चटकने नहीं देते। और इसमें जो बात सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है वो है इन मीनारों का डिजाइन। ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि चारों मीनारें बिल्कुल सीधी नहीं हैं, उन्हें जानबूझकर थोड़ा बाहर की तरफ झुकाकर बनाया गया है। क्यों? ताकि अगर कभी तेज भूकंप आए तो ये मीनारें बाहर की तरफ गिरे और मुख्य मकबरे को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके अलावा मेन गेट पर एक ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट किया गया है जिससे इमारत दूर से बहुत विशाल लेकिन पास जाने पर थोड़ी छोटी महसूस होती है ना गजब का दिमाग? भव्यता तो अपनी जगह है, लेकिन इसकी बारीकियों पर नजर डालिए। पिएट्रा ड्यूरा की ये तकनीक माइक्रोस्कोपिक इंजीनियरिंग का एक जीता जागता उदाहरण है। 28 अलग अलग तरह के कीमती पत्थरों जैसे लैपिस लाजुली और जेड को मिलीमीटर के छोटे छोटे हिस्सों में काटा गया और सफेद संगमरमर के अंदर इतनी परफेक्टली फिट किया गया कि बीच में कोई जगह ही ना बचे। इन शानदार फूलों के पैटर्न को बनाने के लिए जिस लेवल की स्किल लगी है वो सच में अकल्पनीय है। सेक्शन 5 खगोल विज्ञान व समरूपता, ब्रह्मांड के साथ संरेखण। चलिए अब इसे थोड़ा बड़े स्केल पर देखते हैं। ज्योमेट्री और आर्किटेक्चर का ये तालमेल सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं है, इसका कनेक्शन सीधे आसमान से है। हाल ही में हुए वैज्ञानिक शोधों ने इस स्मारक के बारे में एक और ऐसा सच सामने रखा है जो आपको हैरान कर देगा। रिसर्चर अमेलिया कैरोलिना स्परावगना की हालिया स्टडी में ये पता चला है कि बगीचे के चारों कोनों में बने मंडप गर्मियों और सर्दियों की संक्रांति के दौरान सूर्योदय और सूर्यास्त की दिशा के साथ एकदम सटीक अलाइनमेंट में है। इसका सीधा मतलब ये है कि इसे बनाने वालों ने अपने विजुअल डिजाइन में बहुत ही एडवांस लेवल की एस्ट्रोनॉमी को बड़ी चालाकी से ब्लेंड किया था। सेक्शन 6 रंग का विज्ञान, एक जीवंत स्मारक। और अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। ताजमहल को कई बार एक जीता जागता स्मारक भी कहा जाता है और इसका पूरा क्रेडिट मकराना संगमरमर के हाई कैल्शियम कार्बोनेट और उसके ट्रांसलूसेंट यानी पारभासी गुणों को जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि प्योर साइंस है जो इस इमारत को दिन भर रंग बदलते हुए दिखाती है। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे लाइट का रिफ्रैक्शन, हवा में मौजूद धूल के कणों का स्कैटरिंग इफेक्ट और हमारी खुद की आंखों का परसेप्शन मिलकर इस संगमरमर को पूरे दिन एक नए रंग में रंग देते हैं। सुबह सुबह नीली किरणें बिखर जाती हों जिससे यह हल्का गुलाबी लगता है, दोपहर की सीधी धूप इसे एकदम चमकदार सफ़ेद बना देती है और ढलते सूरज के साथ ये सुनहरे रंग का हो जाता है। तो इस पूरी जर्नी के बाद ये सवाल दिमाग में जरूर आता है, अगर 17वीं सदी के इन कारीगरों ने धरती पर स्वर्ग बनाने के लिए ऑप्टिक्स, एस्ट्रोनॉमी और सीस्मिक इंजीनियरिंग का इतने शानदार तरीके से इस्तेमाल किया, तो ऐसी और कितनी चीजें होंगी जो हमारी आंखों के ठीक सामने होकर भी हमसे छिपी हैं। ताजमहल सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये विज्ञान और इंसानी जज्बे का एक मास्टरपीस है। उम्मीद है अगली बार जब हम किसी प्राचीन स्मारक को देखेंगे तो हमारा नजरिया बिल्कुल अलग होगा। इस एक्सप्लेनर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।